आप लोगों का बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी का क्लास कंटिन्यू कीजिए। तो आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं और हिंदी व्याकरण में समास देखने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में समास से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समास देखने वाले हैं, वन शॉट वीडियो होगा। और जितने भी एग्जाम जैसे क्लास 12 के लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा ही, और वे सारी परीक्षाएं जिसमें हिंदी व्याकरण से सवाल पूछा जाता है, जिसमें समास पूछा जाता है, तो उन सारी परीक्षाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जैसे आप यदि दरोगा के एग्जाम का तैयारी करते हो या फिर आप शिक्षक के एग्जाम का तैयारी करते हो तो वहां पर हिंदी पूछे जाते हैं, तो उन परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और बड़ा ही डिटेल में हम लोग समास को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को और समास हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समास शब्द रचना की एक ऐसी प्रक्रिया है, समास शब्द रचना की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाले शब्द आपस में जुड़ के और एक तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं और जिसका स्वतंत्र अर्थ होता है। तो समास क्या है? शब्द रचना की एक प्रक्रिया होती है जिसमें दो अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्द आपस में जुड़ते हैं और एक तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं। समास विग्रह, समास समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह। तो कोई समासिक पद दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है राजपुत्र, राजपुत्र, और इसे हम क्या कर दिए, दोनों इसके जो शब्द है अलग अलग कर दिए। राजपुत्र का मतलब हो गया राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो आपने जब इसको तोड़ दिया राजा का पुत्र, जैसे सुलोचना, 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 तो इसे हमने तोड़ दिया। जब सुलोचना को तोड़ोगे तो इसका अर्थ होता है सुंदर हो, सुंदर हो लोचन, सुंदर हो लोचन जिसके, यानी जिसके नेत्र, जिसके नयन, जिसके आंख सुंदर हो उसे सुलोचना कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं समास विग्रह। ठीक है। कैसे संधि होता है? तो संधि विच्छेद करते हैं, संधि में दो वर्णों का मेल होता है और संधि विच्छेद में दोनों वर्ण को अलग कर दिया जाता है। ठीक है। और समास विग्रह में क्या होता है कि जो दो समासिक पद मिलके, दो पद मिलकर समासिक पद का निर्माण करते हैं, उन पदों को हम तोड़कर अलग कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है समास विग्रह। जैसे माता पिता, माता पिता, माता पिता, तो इसको हम लिख सकते हैं माता और पिता। तो ये जो अलग अलग लिखने की प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं समास विग्रह। ठीक है, समास विग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे काम आएगा पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। उत्तर पद क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद। तो देखो समास रचना में, समास रचना में, समास रचना में दो पद, दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। तो इसमें जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद, इसको बच्चों हम बोलते हैं पूर्व पद, पूर्व पद। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? पूर्व पद बोलते हैं। और जो दूसरा पद होता है, जो दूसरा पद होता है, दूसरा पद को हम बोलते हैं उत्तर पद। दूसरा पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद। तो प्रथम पद को पूर्व पद और दूसरा पद को हम लोग बोलते हैं उत्तर पद। ठीक है। जैसे जैसे दशानन, दशानन, तो दशानन में जब आप विग्रह करोगे तो 10 हो, 10 हो आनंद जिसके, 10 हो आनंद जिसके, 10 मतलब है 10, 10 हो आनंद जिसके। तो ये 10 को हम लोग बोलेंगे पूर्व पद, पूर्व पद, पूर्व पद। अभी जो आनंद है इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर पद।
उत्तर पद। ठीक है, तो दशानन में दस हो गया पूर्व पद और आनन हो गया उत्तर पद। उसी तरीके से हमने बात करा था राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र। ठीक है, तो इसमें राज को हम लोग बोलेंगे पूर्व पद और जो पुत्र है ना इसको बोलेंगे उत्तर पद। तो आप समझ गए कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जो प्रथम पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं और जो अंतिम पद होता है, दूसरा पद होता है, उसे उत्तर पद कहते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बात, फिर मैं आपको डिटेल में समास पढ़ाऊंगा। देखो पढ़ तो रहे हैं ऐसे समास ही, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो जरूरी है आपको। तो देखो समास में क्या होता है, समास में क्या होता है कि कई प्रकार के आपको इसका भेद देखने को मिलेगा। समास जब आप पढ़ोगे तो समास के कई प्रकार के भेद होते हैं। तो होता क्या है कि समास में दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो कभी क्या होता है बच्चों की पूर्व पद की प्रधानता होती है और उत्तर पद जो होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। कुछ समास ऐसे होते हैं जिसमें उत्तर पद ही प्रधान होता है और पूर्व पद का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। कुछ समास ऐसे होते हैं जिसमें पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। कुछ तो ऐसे भी समास हैं जिसमें ना तो पूर्व पद प्रधान है और ना ही उत्तर पद प्रधान है, कोई तीसरा नया पद आएगा और उसकी प्रधानता हो जाएगी। तो यहां पे हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे अगर हम पहला उदाहरण की बात करें तो पहला हम देख लेते हैं, जैसे दानवीर, दानवीर। तो और दूसरा इसमें देख लेते हैं दशानन, दशानन। तो आप समझो दानवीर, इसमें बात किसकी हो रही है, वीरता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वीरता की बात हो रही है। यानी जो जो दान में यानी दान करने में, दान में वीर हो, दान में वीर हो। यानी मुख्य जो फोकस है वो किस पे है, कि वीरता पे है। किसी व्यक्ति के वीरता का बखान किया जा रहा है कि किस चीज में वीर है, तो दान में वीर है। ठीक है, जो दान में वीर है। दूसरा है दशानन। तो यहां पे मैंने आपको बताया था 10 है आनन, 10 है आनन जिसके, यानी जिसके 10 सिर हो। तो यहां पे किसकी प्रधानता है, सिर की प्रधानता। कितने, कौन 10 है, तो आनन, उसके सर 10 है। ठीक है, 10 सर है। तो इन दोनों समास में आपका जो है उत्तर पद की प्रधानता है, उत्तर पद प्रधान है। इसमें क्या है, उत्तर पद प्रधान है बच्चों, उत्तर पद प्रधान है इसमें। ठीक है, उत्तर पद प्रधान है और यानी कि दूसरा पद प्रधान है। और ऐसे समास को हम लोग बोलते हैं, आगे बात भी करेंगे हम, बारी बारी से सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ पढ़ाएंगे, पीडीएफ भी देंगे आपको। अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, कुछ चीजें जो आगे यूज में आने वाली है। तो इसमें क्या है कि उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान है और ऐसे समास को हम लोग तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के नाम से, तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं, तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, तत्पुरुष समास यानी वैसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, तो ऐसे समास को क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। तो समास में कुछ ऐसे समास है जिनके उत्तर पद प्रधान होते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहां पे आजीवन, आजीवन। और दूसरा ले लेते हैं यथा सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य। आजीवन का मतलब हो गया जीवन, जीवन भर, जीवन भर। और यथा सामर्थ्य का मतलब हो गया सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। किसके अनुसार, सामर्थ्य के, सामर्थ्य के, सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है, सामर्थ्य के अनुसार। तो ऐसे समास में क्या होता है, पूर्व पद, पूर्व पद प्रधान है, पूर्व पद क्या है, प्रधान है। और ऐसे समास को हम लोग बोलते हैं अव्ययी, अव्ययी, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक।
फिर आगे देखो, कुछ ऐसे भी समास मिलेंगे आपको जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन। तो इस तरह के समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और ऐसे समास को हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। और कुछ तो ऐसे समास आपको दिखने को मिलेंगे जिसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, जैसे लंबोदर, लंबोदर। तो इसका अर्थ होता है कि लंबा हो उदर जिसका, लंबा हो उदर जिसका, यानी जिसका पेट बहुत बड़ा हो, जैसे गणेश भगवान हो गए। तो यहाँ पे ना इसका प्रधानता है ना उदर की प्रधानता है, बल्कि एक तीसरा अर्थ वाला शब्द आ गया जिसमें अर्थ होता है गणेश, लंबा हो उदर जिसका, जिसका पेट बड़ा हो, तो गणेश भगवान की बात हो गई। तो ऐसे भी शब्द मिलते हैं। यानी हमने बात किया कि समास में दो भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द आपस में मिलते हैं और एक नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम समास बोलते हैं। ठीक है, और जब समासिक पदों को, दोनों पद को अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। ठीक है, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जो पहले पद होता है, प्रथम पद होता है, उसको पूर्व पद कहते हैं, और जो अंतिम पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। समास कई प्रकार के होता है, कुछ समास ऐसे होते हैं जिसमें पहला पद प्रधान होता है, कुछ समास ऐसे होंगे जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा, कुछ समास ऐसे होंगे जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होगी, और कुछ समास ऐसे भी होंगे जिसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा बल्कि कोई तीसरा पद की प्रधानता होगी। तो इतना बात की, अब चलिए शुरू से शुरू करते हैं। समास शब्द रचना की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर भिन्न तथा स्वतंत्र अर्थ रखने वाले, अर्थ की दृष्टि से परस्पर भिन्न तथा स्वतंत्र अर्थ रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द की रचना करते हैं। दो अलग अलग अर्थ वाले शब्द या दो से अधिक अलग अलग अर्थ वाले शब्द आपस में मिलेंगे और एक नए स्वतंत्र पद की रचना करेंगे, और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं समास। फिर देखो, समास विग्रह किसे कहते हैं? तो समास विग्रह का मतलब होता है, समास विग्रह का मतलब होता है, समास विग्रह कि समासिक शब्दों को विभक्ति सहित, जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, यहां पे विभक्ति क्या आया? का आया, राजपुत्र राजा का पुत्र। माता पिता, माता और पिता, तो विभक्ति के साथ पृथक करके उनके संबंधों को स्पष्ट करने की प्रक्रिया होती है। यानी कि समास विग्रह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समासिक शब्दों को उसके विभक्ति के साथ अलग किया जाता है और उनके संबंधों को बताया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं समास विग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें बात कर रहे हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद की। तो मैंने आपको बताया कि पूर्व पद तथा उत्तर पद क्या होता है। तो समास रचना में दो शब्द होते हैं, ठीक है, या दो पद कह लो, दो शब्द कह लो, दो शब्द कह लो या दो पद कह लो। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, इन दोनों पदों के समास से, यानी जो पूर्व पद है, पूर्व पद, पूर्व पद प्लस उत्तर पद, पूर्व पद प्लस उत्तर पद से मिलने से जो नया संक्षिप्त शब्द बोलता है उसको हम समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। तो ये जो मिलेगा इसको हम बोलेंगे समस्त पद, समस्त पद, या इसी को हम बोलेंगे समासिक पद। ठीक है, समासिक पद बोले। ठीक है, तो ये हो गया कि पूर्व पद, उत्तर पद और समासिक पद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतना बात तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखो, जैसे यहां पे बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति में,
तो राष्ट्रपति में जो राष्ट्र है ये पूर्व पद है और ये जो पति है वो क्या है, उत्तर पद है, और दोनों मिला के जो राष्ट्रपति बना इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, समस्त पद बोलेंगे। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले भी मैंने बताया। अब समास की कुछ विशेषता है, यहाँ पे देख लिया जाए समास की क्या क्या विशेषता है भाई। तो पहली बात देखो यहाँ पे, समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। पहली बात नंबर 1 कि समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। ठीक है, दूसरा बात नंबर 2, समास में शब्द पास पास आकर नया शब्द बनाते हैं। समास में शब्द पास पास आकर और नया शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, और पदों के बीच में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तो पदों के बीच में जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जब हम समासिक पद बनाते हैं तो विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, तो इसका समासिक शब्द होगा राजपुत्र, तो यहाँ पे का जो विभक्ति शब्द था उसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो समास के दौरान विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अगला बात है, समास से बने शब्द में कभी उत्तर पद प्रधान होता है तो कभी पूर्व पद प्रधान होता है, तो कभी कभी अन्य पद प्रधान हो जाते हैं। जब समास से बने शब्दों में क्या होता है कि कभी उत्तर पद प्रधान हो जाता है, यानी दूसरा पद प्रधान होगा, कभी कभी क्या होता है पूर्व पद प्रधान हो जाएगा, तो कभी क्या होगा कि दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होगा, तो कभी क्या होगा कि कोई तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी मैंने आपको अभी बताया। समास के भेद के बारे में बात कर लेते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है कि समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। दूसरा है आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक, तीसरा होता है द्विगु समास, द्विगु समास। चौथा होता है द्वंद्व समास। पांचवा होता है बहुव्रीहि समास। और छठा आपका और लास्ट हो जाता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ये टोटल समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, उसके बाद द्वंद्व समास, द्विगु समास, उसके बाद आपका बहुव्रीहि समास, उसके बाद अवयवी भाव समास। तो इस तरह से समास के टोटल 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से सारे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें से पहला हम लोग हेडिंग लगाते हैं, पहला तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो यहां पे ट्रिक बता रहे हैं, आप सुनो ध्यान से। ट्रिक, तत्पुरुष में क्या है कि पुरुष है, पुरुष। ठीक है, पुरुष। अब कुछ ऐसे शब्द लिखो जिसमें स्त्री पुरुष दोनों हो, जैसे सीता, राम। ठीक है, सीताराम। और जैसे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण बच्चों। ऐसे इस समास का उदाहरण नहीं है, ये किसी दूसरे समास का उदाहरण है, बट यहाँ पे हम तत्पुरुष समास आपको हमेशा याद रहे इसके लिए बता रहे हैं कि देखो अब इन दोनों शब्दों में पुरुष कौन है, बताओ। इन दोनों शब्दों में पुरुष कौन है, राम, और यहाँ पे पुरुष कौन है, कृष्ण। और सीता राम में बताओ किसकी प्रधानता है, राम भगवान की ही प्रधानता होगी। राधा कृष्ण में कृष्ण भगवान की ही प्रधानता होगी। ठीक है, राधा से थोड़ी ना कृष्ण भगवान का पहचान है, कृष्ण भगवान से राधा का पहचान है। उसी तरीके से यहाँ पे राम भगवान की प्रधानता है। ठीक है, तो आप यही याद रखना कि जिस समास में पुरुष हो
जिस समास में क्या हो, पुरुष हो, उसमें दूसरा वाला जो पद है ना उसकी प्रधान पद आ रहा है। यानी सीताराम में राम प्रधान है, राधा कृष्ण में कृष्ण प्रधान है। ठीक है, तो जब भी तत्पुरुष समास आए तो देखो पुरुष दूसरा पद है ना, पुरुष की प्रधानता होगी। और हमारा देश भी पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है, हमारा देश भी क्या है, पुरुष प्रधान देश ही है। यहाँ पे पुरुषों का प्रधानता दिखता है हर क्षेत्र में। ठीक है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, वैसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और प्रथम पद गौण हो, प्रथम पद गौण हो, गौण माने छिपा हुआ हो, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं हो, प्रथम पद गौण हो और दूसरा पद की प्रधानता हो, उसे हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। जैसे हम बोल सकते हैं दानवीर, तो बच्चों ये क्या है, दान में वीर है, तो इसमें किसी की वीरता का बखान किया गया है, यानी दूसरा वाला पद प्रधान है, तो ऐसे समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ट्रिक याद रखना, तत्पुरुष में पुरुष दूसरा पद है और पुरुष ही प्रधान होता है। हमारे देश में पुरुष की प्रधानता होती है, तो दूसरे पद की प्रधानता हो तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। बोलिए यहां तक क्लियर है, सब बढ़िया है, मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब देखिए यहां पे तत्पुरुष समास, दूसरा बात करेंगे कर्मधारय का। चलो आगे बढ़ा लेते हैं। देखो पहला तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है बच्चों, तत्पुरुष समास कि इस समास में, यहां पे बात कर रहे हैं किसका, तत्पुरुष समास का। इस समास में पूर्व पद गौण रहता है, पूर्व पद छिपा हुआ रहता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी दूसरे पद की प्रधानता होती है। और जब हम समस्त पद बनाने जाते हैं, समस्त पद बनाते समय पदों के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, शब्दों के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, वो आगे हम उदाहरण में आपको बताएंगे। जैसे यहां पे एक चीज और समझ लो, इसमें क्या होता है ये तो बाद में आएंगे, अभी आप ये समझ लो कि जैसे दान वीर, ये हमारा तत्पुरुष समास है, तो जब दान वीर हम लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है विग्रह करने पे दान में वीर। तो जब आप समासिक पद बनाओगे तो यहाँ पे जो विग्रह है में, ये जो विभक्ति है में, इसका लोप हो जाएगा। यानी दान में वीर, विभक्ति चिन्ह कौन है, में, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है, तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। तो दान में वीर क्या हो गया, दान वीर। फिर यहाँ पे देखिए शरण में आगत, यानी किसी की शरण में आने वाला, किसी की शरण में आने वाला। जैसे रामायण आपने देखा होगा तो उसमें विभीषण जी लंका छोड़कर राम जी की शरण में आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं शरण में आने वाला। तो शरण में आने वाले के लिए समासिक पद होता है शरणागत, यानी विभीषण जी राम जी के शरणागत थे, विभीषण जी राम जी के शरणागत थे, उनकी शरण में आ गए थे। ठीक है, तो जैसे हम समस्त पद लिखेंगे शरणागत, बीच में जो विभक्ति चिन्ह है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो शरण में आगत यानी हो जाएगा शरणागत। अब यहां पे देखो क्या बताया गया कि जो तत्पुरुष समास होते हैं ना, इसकी रचना दो प्रकार से होती है। तत्पुरुष समास की थोड़ा हम गहराई में जा रहे हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास की रचना दो प्रकार से होती है। कैसे भाई, तो पहला तरीका है कि प्रथम पद कोई संज्ञा हो, प्रथम पद कोई संज्ञा हो और दूसरा पद जो हो वो या तो संज्ञा हो, या फिर विशेषण हो। ये पहला तरीका हो गया तत्पुरुष समास बनाने का। पहला पद संज्ञा हो और दूसरा पद या तो संज्ञा हो या विशेषण हो। ठीक है, जैसे देख लो युद्ध का क्षेत्र, तो युद्ध नाम है, तो युद्ध क्या है, नाम है, तो ये संज्ञा हो गया। और क्षेत्र भी क्या है, नाम है, तो ये भी क्या हो गया, संज्ञा प्लस संज्ञा मिलके एक
समस्त पद का निर्माण किया। और इसमें देखो दान संज्ञा है, दान संज्ञा है, और ये वीर जो है विशेषता है यानी विशेषण है। एक व्यक्ति जो वीर है, किसमें वीर है? दान में वीर है। तो दूसरा पद जो है वो विशेषण है। ठीक है, तो एक तो पहला तरीका हो गया तत्पुरुष समास के निर्माण करने का कि पहला पद संज्ञा हो और दूसरा पद संज्ञा हो चाहे विशेषण हो। दूसरा तरीका है कि पहला पद संज्ञा हो, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है तत्पुरुष समास बनाने का कि पहला पद तो आपका संज्ञा हो लेकिन दूसरा पद क्रिया हो यानी कोई काम हो रहा हो। जैसे देखो शरण में आगत, तो शरण क्या हो गया? शरण माने चरण होता है। ठीक है, तो शरण में आगत का मतलब शरण तो ही हमारा संज्ञा हो गया, नाम है, और आगत मतलब आना। ठीक है, आना यानी एक क्रिया है। ठीक है, तो शरण में आगत क्या हो गया? शरणागत, तो इस संज्ञा प्लस क्रिया हो गया। आना यानी क्या है? क्रिया है, क्रिया है। तो आप दो तरीके से, स्वर्ग को गमन, स्वर्ग क्या है? नाम है, तो नाम है तो ये संज्ञा हो गया बच्चों। और गमन का मतलब होता है जाना। ठीक है, तो जाना क्या है? क्रिया है। तो स्वर्ग में गमन जो है, स्वर्ग में जाना, तो पहला पद संज्ञा हो गया और दूसरा पद क्या हो गया? क्रिया। तो आप समझ लो तत्पुरुष समास के बारे में पूरी तरीके से कि क्या क्या बात किए हम लोग, क्या क्या बात किए। देखो तत्पुरुष समास के बारे में हम लोग बात किए कि वैसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, प्रथम पद गौण हो। जैसे दानवीर, तो दान में वीर, वीरता की बात हो रही है। ठीक है, तो दान में वीर, तो दूसरा पद की प्रधानता हो गई। बनेगा कैसे? तो बनेगा, मैंने आपको बताया तत्पुरुष समास की रचना दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका कि प्रथम पद संज्ञा हो और दूसरा पद या तो संज्ञा हो, या तो संज्ञा हो या फिर विशेषण हो, या तो संज्ञा हो या फिर विशेषण हो। और दूसरा तरीका है कि प्रथम पद संज्ञा हो और दूसरा पद क्रिया हो। जैसे उदाहरण के लिए युद्ध क्षेत्र में दोनों संज्ञा है और दूसरा है दानवीर में पहला संज्ञा है और दूसरा विशेषण है। संज्ञा प्लस क्रिया का उदाहरण मैंने आपको बताया कि जैसे शरणागत, शरण में आने वाला, तो प्रथम पद संज्ञा है और आगत आने वाला एक क्रिया है। कोई भी काम होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा में हम लोग। देखो दूसरा है, पहले तो ये बात कर लो कि जो तत्पुरुष समास होते हैं वो कारक के दृष्टिकोण से 6 प्रकार के होते हैं। कारक पढ़े हो ना, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, उसके बाद अधिकरण, संबोधन, इस तरह से टोटल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो कारक की दृष्टिकोण से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे पहला है कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष, पहले तो आप विभक्ति चिन्ह सबका याद कर लो कि अगर कर्ता कारक है तो कर्ता का चिन्ह होता है कर्ता ने, कर्म के लिए को विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, करण से संबंध, संबंध का के की, ठीक है, संबंध, संप्रदान क्या विभक्ति होता है के लिए, आपादान, आपादान से, इस से जो होता है जुदाई के अर्थ में होता है, जुदाई के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ता जुदा होता है तो पेड़ से पत्ता का गिरना, पेड़ से, तो यहाँ पे जो से है जुदाई हो रहा है, पेड़ से पत्ता, जुदाई के अर्थ में। ठीक है, अपदान, उसके बाद अधिकरण, अधिकरण के लिए विभक्ति चिन्ह होता है में या पर, में या पर, अधिकरण में पर। और एक होता है संबोधन, संबोधन के लिए तो आप समझ ही रहे हो कि अरे, अहो, अजी,
ये सब क्या है, संबोधन कारक के लिए विभक्ति चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संबंध का के की संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में पर और संबोधन अरे अहो अजी। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि कर्ता और लास्ट में संबोधन, ये दोनों को छोड़ दो, बाकी कारक के जितने भी भेद होते हैं जैसे कर्म, करण, संबंध, संप्रदान, अपदान और अधिकरण, ये 6 गो जो बचा वही तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के भेद कहां से शुरू होगा, कर्म से। जैसे कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष का आप याद रखो, सिर्फ कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। तो जब आप यहाँ पे विभक्ति करोगे तो को आ जाएगा, को विभक्ति चिन्ह आ जाएगा। जैसे देखो सिद्धि प्राप्त, सिद्धि मतलब चमत्कार होता है। जैसे बागेश्वर धाम वाले को देखते हो, मन का बात जान लेते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं सिद्धि प्राप्त। तो सिद्धि प्राप्त को तोड़ोगे तो हो गया सिद्धि को प्राप्त। बताओ यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आया, को। और को किसके लिए होता है, कर्म के लिए होता है, इसीलिए हम बोलेंगे कर्म तत्पुरुष। नगरगत, नगरगत, नगरगत का मतलब होता है शहर गया हुआ, शहर गया हुआ। तो नगरगत में क्या हो गया, नगर को गत, यानी नगर को गया हुआ। और को किसका विभक्ति चिन्ह है, कर्म का विभक्ति चिन्ह है, तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष। फिर उसके बाद देखो करण तत्पुरुष, तो करण के लिए मैंने क्या बताया, से, करण के लिए विभक्ति चिन्ह से होता है। तो करण तत्पुरुष में जब भी आप इसका विभक्ति करोगे तो विभक्ति चिन्ह क्या आएगा, से आएगा। जैसे हस्तलिखित, हस्त माने हाथ, तो हाथों से लिखा हुआ, हाथों से लिखा हुआ, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आया है, से आया है। ठीक है, तो ये हो गया करण तत्पुरुष। फिर उसके बाद देखो तुलसी रचित, तो तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा रचित, विभक्ति चिन्ह क्या आया, के आया। तो के द्वारा, यहाँ पे से जो होता है ना वो किसी उपकरण के लिए यूज होता है। ठीक है, किसी उपकरण या किसी साधन के लिए। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर से मारा यानी तीर यहाँ पे एक साधन है। उसी तरीके से हाथों से लिखित, तो हाथ यहाँ पे क्या है, एक साधन है जिसके द्वारा लिखा गया है। तुलसी के द्वारा, तुलसी जी एक साधन है जिन्होंने रचना किया था किसका, रामायण का, तो तुलसी रचित, तो ये हो गया करण तत्पुरुष। नेक्स्ट है संप्रदान, तो संप्रदान के लिए चिन्ह क्या होता है बताइए, के लिए होता है। तो संप्रदान तत्पुरुष में जब भी आप समासिक पद को विग्रह करोगे तो विभक्ति चिन्ह के रूप में के लिए आएगा। जैसे रसोई घर, तो किसके लिए घर, रसोई के लिए घर, यहाँ पे विभक्ति क्या आ गया, के लिए। जेब खर्च, तो जेब के लिए खर्च, जेब के लिए खर्च, यानी जो आपको घर से जेब खर्चा मिलता है, जेब के लिए खर्च। हम लोग मिडिल क्लास वाले को कहाँ जेब खर्चा मिलता है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं जैसे अंबानी अंडानी के बच्चे होंगे उनको अलग से जेब खर्च मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है आपादान तत्पुरुष। तो आपादान के लिए मैंने क्या बताया था, से, अपदान से, और ये जुदाई के अर्थ में होता है, अलग होने के अर्थ में होता है। तो देखो पथ भ्रष्ट, तो पथ से क्या हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, यानी जिस पथ पे उसका जाना चाहिए था उस पथ से दूसरे पथ पे चल रहा है, भ्रष्ट पथ पे चल रहा है, तो पथ से भ्रष्ट। तो ये क्या हो गया, आपादान तत्पुरुष हो गया। देश निकाला, यानी देश से निकाला, जुदाई हो रहा है यहाँ पे, देश से निकाला, तो आपादान का विभक्ति है, तो इसको हम आपादान तत्पुरुष कहेंगे। बड़ी आसान है समझना इसको, ठीक है, रटोगे तो नहीं होगा, समझना पड़ेगा। पहले आप कारक के विभक्ति चिन्ह को समझ लो जो मैंने पीछे बताया, अब वहीं से शुरू वाला छोड़ दो, कर्ता और उसके बाद संबोधन, उसके अलावा जो 6 भेद बचा उसका विभक्ति केवल याद रखो, और उसके बाद वही 6 गो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। जैसे संबंध तत्पुरुष, तो संबंध में क्या होता है, का, के, की, फलाना का बेटा, फलानी की बेटी, फलाने से प्यार, तो ये सब संबंध हो गया। तो राजपुत्र क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, देखो यहाँ संबंध वाला चिन्ह आ रहा है। घूड़ दौड़ यानी घूड़ों की दौड़, देखो संबंध वाला चिन्ह आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे संबंध तत्पुरुष। ठीक है, उसके बाद अगला है अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष क्या होगा, तो इसमें हम विभक्ति चिन्ह बताए थे में या पर, तो जब समासिक पद को विग्रह करोगे तो विभक्ति चिन्ह या तो में आएगा या पर आएगा। जैसे आप बीती, तो आप ही पर बीती,
आप बीती माने खुद पे जो बात बीता उसी को सुनाया जा रहा है। आप बीती मतलब आप पर बीती। विश्व प्रसिद्ध यानी विश्व में प्रसिद्ध, हमारे विराट कोहली जी विश्व में प्रसिद्ध है। आप बीती यानी आप ही पर बीती। मास्टरवा धोखा देके भागा ना, तो मेरे पर ही न पड़ा, तो वो हो गया आप बीती। ठीक है, तो आप पर बीती क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष। तो इस तरीके से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, और उसके बाद कौन कौन था देख लेना। ठीक है, अब देखो, यद्यपि तत्पुरुष समास के अधिकांश विग्रहों में कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह अवश्य आता है। जब हम विग्रह करते हैं तो कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह आएगा। देखो 6 को पढ़े, 6 में कोई ना कोई आता है। जैसे आप बीती, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आया पर। विश्व प्रसिद्ध, तो आया विभक्ति चिन्ह विश्व में प्रसिद्ध। घुड़ दौड़, तो घोड़ों की दौड़, तो विभक्ति चिन्ह आया के। कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह जरूर आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्पुरुष समास हैं जिनका अगर विग्रह करते हैं, तोड़ते हैं, तो किसी भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अनंत, आप देख लो, अनंत, अनंत का मतलब होता है न अंत, न अंत, जिसका अंत ना हो। कोई विभक्ति चिन्ह आया, कुछ नहीं आया। तो इस तरह के भी कई सारे शब्द होते हैं तत्पुरुष समास में जिसका विभक्ति करने पे कुछ नहीं आता। जैसे देखो यहाँ पे अनंत, तो न अंत, कोई विभक्ति चिन्ह नहीं, कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आया, कोई विभक्ति चिन्ह नहीं। अनादि, न आदि, अनादि यानी न आदि, ठीक है, न आदि। असंभव यानी जो न हो संभव, न संभव। तो ये हो गया कुछ ऐसे तत्पुरुष समास जिसमें विग्रह करने के बाद भी कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आते हैं। अब चलो हम लोग दूसरा देख लेते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। उत्तर पद ही प्रधान होता है, लेकिन पहला पद और दूसरा पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। इस बात पे ज्यादा ध्यान रखना कि पहला पद और दूसरा पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। यानी दूसरे पद की विशेषता बताता है पहला पद, दूसरे पद की विशेषता बताता है पहला पद। ठीक है, दूसरे पद की विशेषता बताता है पहला पद। देखो इसमें बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उत्तर पद की विशेषता बताता है कौन, पूर्व पद, पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है। तो बच्चों विशेषता कौन बताता है, पूर्व पद, पूर्व पद विशेषता बताता है। और विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग बोलते हैं विशेषण। और जिस पद की विशेषता बताई जाती है उसे हम बोलते हैं विशेष्य। क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। यानी इसमें एक पद विशेष्य होता है, दूसरा पद, और पहला पद विशेषण होता है, और पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे देखो इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। पूर्व पद गौण होता है, पूर्व पद का छिपा हुआ अर्थ होता है, उतना अर्थ नहीं होता। उत्तर पद प्रधान होता है। समस्त पद समास विग्रह, यहाँ पे देखो ये काट दो, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो चंद्रमुख का मतलब हुआ चंद्र जैसा मुख, चंद्र जैसा मुख। चंद्रमुख का मतलब क्या हुआ, चंद्र जैसा मुख। तो यहाँ पे मुख की विशेषता कौन बता रहा है, चंद्र, कि जो मुख है वो चंद्रमा की तरह है। मुख कैसा है, चंद्रमा की तरह है। कमल नयन, कमल नयन, तो कमल के समान नयन, कमल के समान
नयन। नयन कैसा है? नेत्र, आंख कैसा है? कमल के समान है। यानी नयन जो हो गया वो हमारा विशेष से हो गया, और कमल जो हो गया कमल के समान ही हमारी विशेषता हो गया। तो पहला पद विशेषता बता रहा है और दूसरा पद विशेष से है, तो इसको कहते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में याद रखिएगा उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद, दूसरा पद प्रधान होता है, और जो पहला पद है दूसरे पद की विशेषता बताता है। कुछ ट्रिक फ्रिक के चक्कर में मत रहना, पूरा पढ़ के याद करना, ट्रिक काम नहीं देता है। जैसे देह लता, तो देह रूपी लता, देह रूपी लता यानी एक ऐसी लता जो क्या है? देह के समान नजर आ रहा है, शरीर के समान। महादेव, महादेव यह क्या हो गया? महान देव। महादेव का मतलब वैसा देवता जो क्या है? महान है। तो महानता क्या है? विशेषता है। देवता की महानता क्या है? कि देवता महान है, तो ये विशेषण हो गया और ये देवता विशेष से हो गया। तो ये ऐसे समास को हम लोग बोलेंगे कर्मधारय समास। नीलकमल, नीलकमल तो नीला हो कमल, नीला हो कमल, ऐसा कमल जो नीला हो। कमल तो जनरली क्या होता है? लाल कलम का, लाल रंग का होता है, लेकिन वैसा कमल जो नीला हो। ठीक है। पीतांबर, पीतांबर का मतलब पीला अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र होता है, यानी वैसा वस्त्र जो पीला है। यानी पहला शब्द क्या है? विशेषण है। पहला शब्द विशेषण, दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है। जैसे सज्जन, तो सज्जन का मतलब होता है कि वैसा जन जो क्या है? बिल्कुल ही सच्चा है, सच्चा है, सच्चा व्यक्ति। तो सच्चाई क्या हो गया? विशेषता हो गया। नरसिंह, तो नरों में सिंह के समान। नरसिंह का मतलब क्या हो गया? नरों में सिंह के समान, यानी शेर के समान वीरता वाला। ठीक है। जैसे हम वीर कुंवर सिंह का बात करते हैं, 80 वर्ष के उम्र में अंग्रेजों को लड़ाई में हरा देते थे बार बार, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं नरसिंह। ठीक है। नरों के समान, नरों में सिंह के समान, नरों में सिंह के समान। ठीक है। या फिर नरसिंह एक भगवान विष्णु का अवतार भी था। अब अगला देखो, द्विगु समास की बात करते हैं। द्विगु समास देखो, इसमें पहला ही लेटर आप देखोगे तो द्वि, द्वि का मतलब होता है दो, और दो एक क्या है? संख्या है। तो याद रखना प्रथम पद हमेशा संख्यावाचक होगा, प्रथम पद संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक होगा हमेशा। जैसे त्रिनेत्र हो गया, चतुर्भुज हो गया, तो ये सब द्विगु समास में आएगा। द्विगु समास कैसे याद रखेंगे? तो पहला ही शब्द द्वि है, द्वि का मतलब दो होता है और दो एक संख्या है, यानी वैसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो। जैसे देखो नवग्रह, तो नौ ग्रहों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? नवग्रह। नौ ग्रह के समूहों को क्या बोलते हैं? नवग्रह बोलते हैं। जैसे दोपहर, तो दो पहरों का समाहार, दो पहर आपस में जुड़ जाएंगे तो दोपहर हो जाएगा। नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समूह। ठीक है। उसके बाद त्रिलोक, तो तीन लोकों का समाहार, तीन लोकों का समूह होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिलोक बोलते हैं। ठीक है। चौमासा, तो चार मासों का समूह। सब में आपको पहला अक्षर संख्यावाचक लगेगा, पहला शब्द जो है वो संख्या रहेगा, पहला शब्द कोई ना कोई संख्यावाचक रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। नेक्स्ट क्या है? द्वंद्व समास। ठीक है। द्वंद्व समास, द्वंद्व युद्ध होगा भाई, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। इसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, और जब हम अलग करते हैं तो विभक्ति चिन्ह विग्रह के बाद, विग्रह के बाद, विग्रह के बाद विभक्ति चिन्ह जो है, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या तो और आएगा, और ठीक है, फिर या आएगा। विभक्ति चिन्ह क्या आएगा? और आता है और फिर या आता है। ठीक है। विग्रह करने के बाद तो देखो इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं एवं एक दूसरे के विलोम होते हैं। विलोम मतलब उल्टा होते हैं। तो वैसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो और एक दूसरे के विपरीतार्थक हो, विलोम हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास।
और विग्रह करने पर योजक या समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। योजक मतलब जोड़ने वाला, योजक का मतलब जोड़ने वाला, जैसे और का प्रयोग होगा, या समुच्चय बोधक जैसे या का प्रयोग होगा। जैसे माता पिता, तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो माता और पिता, योजक चिन्ह के रूप में क्या आ रहा है, माता और पिता। भाई बहन, तो भाई और बहन। राजा रानी, राजा और रानी। दुख सुख, दुख और सुख। दिन रात, दिन और रात। राजा प्रजा, तो राजा और प्रजा। तो इस तरह से इसमें दोनों पद प्रधान है। भाई बहन में भाई भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। माता पिता में माता भी महत्वपूर्ण है और पिता भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे समास को द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए विभक्ति करने पर, अगर विभक्ति करने पर और का प्रयोग समान प्रकृति के पदों के मध्य होता है। जैसे माता पिता, तो एक ही प्रकृति के पद हैं, तो उसके लिए माता और पिता, विग्रह करने पर माता और पिता होगा। लेकिन अगर हम दुष्ट दानव का करें, जैसे देव दानव, देव दानव, तो देव और दानव एक दूसरे के उल्टा है, देवता और राक्षस। तो यहां पे और का प्रयोग ना करके या का प्रयोग करते हैं, देव या दानव। तो ध्यान रखना कि और का प्रयोग समान प्रकृति के पदों के मध्य तथा या का प्रयोग विपरीत प्रकृति के पदों के मध्य किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए माता पिता एक जैसे शब्द हैं, तो माता और पिता हो गया। ठीक है, गाय भैंस एक जैसे पद है, तो गाय और भैंस समान प्रकृति को हो गया। लेकिन अब यहां पे देखो उल्टा, धर्माधर्म, धर्माधर्म यानी धर्म और अधर्म की बात हो रही है, तो यहां पे या शब्द का प्रयोग करेंगे, धर्म या अधर्म। जब उल्टे प्रकृति के होंगे तो या शब्द का प्रयोग करेंगे। सूरासुर, तो सूर मतलब देवता और असुर मतलब राक्षस, एक दूसरे के उल्टा है बच्चों। तो सूरासुर के बीच में हम लोग सूर या शब्द का प्रयोग करेंगे, सूर या असुर। ठीक है, तो द्वंद्व समास क्या होगा, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर या तो योजक चिन्ह का या समुच्चय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो द्वंद्व समास के ना 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, इतरेतर द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है और वैकल्पिक द्वंद्व होता है। याद रखना, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। तो इतना डिटेल में आपको जाने का जरूरत नहीं है, बस भेद याद रखना। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं बहुव्रीहि समास। देखो इसमें क्या होता है कि दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं तीसरा पद, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें जो दोनों पद हैं उन दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, कोई तीसरा पद प्रधान होगा, यानी उसका एक विशेष अर्थ निकलेगा। जैसे नीलांबर, तो नीला हो अंबर जिसका वस्त्र नीला हो। ठीक है, पीतांबर, पीला हो वस्त्र जिसका। लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका। चंद्रशेखर, चंद्रमा हो जिसके सिर पर। तो ये सब किसी न किसी अगले शब्द के अर्थ को बताते हैं, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखो, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, यानी दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, यानी जो समस्त पद इसमें बनता है। जैसे लंबा हो उदर जिसका, तो इसका समस्त पद होगा लंबोदर। लंबोदर से किसका संकेत मिल रहा है बताइए, लंबोदर से गणेश भगवान का संकेत मिल रहा है कि उनका उदर लंबा है, तो लंबोदर का मतलब गणेश जी। तो यहां पे किसी तीसरे पद की ओर संकेत दिया जाता है, तीसरा पद प्रधान हो, और उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे दशानन,
तो 10 है आनन, आनन मतलब मुख, सिर, ठीक है। 10 है आनन जिसके, अर्थात क्या हो गया, अर्थात क्या हो गया बच्चों, अर्थात हो गया रावण। तो पहला यहां पे है 10 है आनन जिसके, 10 है मुख जिसके, तो उसे हम दशानन कहते हैं। और यहां पे किस पद की प्रधानता, एक सांकेतिक अर्थ मिला कि रावण, तो कोई तीसरा पद प्रधान हो गया यहां पे। नीलकंठ, नीलकंठ तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उसमें से हलाहल विष निकला था, तो विष से सारे देव लोग जो थे, देव दानव दोनों विचलित होने लगे। अब लगा कि विष के प्रभाव से सारे लोग की मृत्यु हो जाएगी। तो वहां पे क्या होता है कि शिव भगवान आते हैं, शंकर भगवान आते हैं और विष को पी जाते हैं, जिसके कारण उनका कंठ नीला हो जाता है, तो नीलकंठ। तो नीला है कंठ जिसका, तो उसे हम क्या कहते हैं, नीलकंठ। और नीलकंठ किसे कहा जाता है, भगवान शंकर को कहा जाता है, शिव जी को। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, जिसके आंख, नेत्र बहुत सुंदर हो, जैसे मेघनाथ की पत्नी, मेघनाथ की पत्नी को ही सुलोचना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। पीतांबर, पीतांबर से क्या हो जाएगा, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण का, या आप विष्णु भी ले सकते हो, विष्णु का भी वस्त्र क्या है, पीला है। लंबोदर, लंबा है उदर, पेट जिसका, अर्थात गणेश जी, ठीक है। और दुरात्मा, बुरी है आत्मा जिसका, जिसे हम कह सकते हैं कंस कह सकते हैं, ठीक है। बुरी है आत्मा जिसका, तो उसको क्या कहेंगे, दुरात्मा कहेंगे, कंस कहेंगे, ठीक है। श्वेतांबर, ये सब पूछा जाता है, ठीक है, उदाहरण जो है पूछा जाता है, ध्यान रखना। श्वेतांबर तो श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती जी, सरस्वती जी का वस्त्र कैसा है, श्वेत है, सफेद है, तो सरस्वती जी। तो इसमें आपने देखा कि दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि एक तीसरे शब्द की ओर संकेत दिया जाता है, और कोई तीसरा अन्य शब्द प्रधान होता है, तो उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब एक लास्ट है बच्चों, लास्ट है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ध्यान रखना, इसमें याद रखना पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, तथा पूर्व पद कोई ना कोई अवयव होता है, अवयव, ठीक है, अव्यय, ठीक है, अव्यय होता है। मति, तो यथा जो है यहां पे प्रधान है, ठीक है। यथा जो मति का गुण, सहमति वाला गुण जो आ रहा है, वो किससे पता चल रहा है, यथा से पता चल रहा है। तो इस समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है एवं अवयव होता है, याद रखना, अव्यय, पूर्व पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है, ठीक है। और जैसे यथामति, तो मति के अनुसार, आमरण यानी मृत्यु तक, तो इसमें से यहां पे आ जो है ये आपका अव्यय है, और यहां पे जो यथा है ये आपका क्या है, अव्यय है, ठीक है। और जहां एक ही शब्द बार बार की आवृत्ति हो, उसको एक तरीके से और भी आप पहचान सकते हो कि जब एक ही शब्द बार बार रिपीट हो, तो उसपे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे दिनों दिन, दिन पर दिन, दिनों दिन, तो दिनों दिन क्या है, एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे आजीवन, तो आजीवन का मतलब क्या हो गया, जीवन भर, आजीवन का मतलब क्या हो गया, जीवन भर। जैसे आजीवन, तो जीवन भर, यहां पे आ जो है ये क्या है, अव्यय है, ठीक है। यथा सामर्थ्य यानी सामर्थ्य के अनुसार, यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा विधि यानी विधि के अनुसार, यथा क्रम यानी क्रम के अनुसार, भर पेट यानी पेट भर कर खाना, हर रोज यानी रोज रोज, दिनों दिन यानी दिन पर दिन। तो इस तरह के जो समास होते हैं उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, जिसमें पहला जो है
पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि उसमें कोई ना कोई उपसर्ग वगैरह लगा होगा। जैसे आजीवन में जीवन में कौन सा उपसर्ग लग गया? आ उपसर्ग लग गया। सामर्थ्य में कौन सा उपसर्ग लगा है? यथा सामर्थ्य। शक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा है? यथा उपसर्ग लगा है। तो कोई ना कोई उपसर्ग आपका लगा होगा, और नहीं तो एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होगी। जैसे भर पेट, भर पेट यानी पेट भर कर रिपीट हो रहा है, भर पेट। दिनों दिन यानी दिन पर दिन, ठीक है, इस तरीके से। हाथों हाथ, तो हाथ ही हाथ, हाथों हाथ का मतलब फिर रिपीट हो रहा है। हर रोज यानी रोज रोज एक ही शब्द रिपीट हो रहा है। रातों रात, तो रात ही रात में, रातों रात। जैसे किसी का तबीयत खराब हो गया तो नहीं बोलते हैं कि रातों रात हॉस्पिटल लेके गए, यानी रात ही रात में हॉस्पिटल लेके गए। प्रतिदिन यानी रोज एक ही चीज हो रहा है, प्रतिदिन यानी रोज रोज। मैं प्रतिदिन पढ़ाई करता हूं यानी रोज रोज पढ़ाई करता हूं। बेशक यानी शक के बिना, देखो यहां पे उपसर्ग लग गया बेशक में, या तो यहां पे उपसर्ग लगा होगा या फिर एक ही शब्द का पुनरावृत्ति होगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हो ट्रिक। निडर, तो देखो डर में उपसर्ग लगा हुआ है, निडर। संदेह में उपसर्ग लगा हुआ है, निह, निह लगाएंगे तो निह संदेह हो जाएगा। वर्ष में यहां पे प्रतिवर्ष, देखो रिपीटेशन हो रहा है, हर वर्ष। प्रतिवर्ष का मतलब हर वर्ष। तो अब यही भाव पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि या तो उपसर्ग लगा होगा, उपसर्ग लगा होगा कोई ना कोई, जैसे आजीवन में, आजीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है, या फिर एक ही बात बार बार रिपीट होगा। रातों रात यानी रात ही रात में, दिनों दिन, हाथों हाथ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। तो ये अब यहां पे देखो आमरण यानी यहां पे उपसर्ग लगा है आ। खूबसूरत, तो सूरत में खूब लगा हुआ है, अच्छी सूरत वाली। ये सब अवयवी भाव की क्या है, अब पहचान करने का तरीका यहां पे जो अभी हम बताएं वही है। देखो इसको हटाओ। अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करेंगे हम? अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करेंगे? तो देखो अव्ययी भाव समास में 3 प्रकार के पद आते हैं। पहला उपसर्ग से बने पद, यानी कोई ना कोई उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ रहेगा। उपसर्ग जुड़ा है तो आप समझ जाना कि अव्ययी भाव समास है। जैसे आजीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, आ उपसर्ग लगा हुआ, और इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। निर्दोष में निर उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग से बने पद हो गए आजीवन, निर्दोष। प्रतिदिन, तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। बेघर में बे उपसर्ग लगा हुआ है। लवारिस में, वारिस मतलब होता है क्या? वारिस मतलब होता है किसी का अगला पीढ़ी, ठीक है। तो या बेटा उटा मान सकते हो। इसमें ला लग गया तो लावारिस हो गया, ठीक है। यथाशक्ति, इसमें यथा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है तरीका पहचानने का? एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, जैसे मैंने आपको बताया, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। जैसे घर घर, तो घर के बाद घर। नगर नगर, तो नगर के बाद नगर। रोज रोज यानी हर रोज। तो इस तरीके से एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, वो भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास। और तीसरा तरीका है एक जैसे दो शब्द के मध्य बिना संधि नियम के कोई मात्रा या व्यंजन आ जाए, ठीक है। एक जैसे दो शब्दों के बीच, एक ही जैसे दो शब्दों के बीच में बिना संधि के नियम के, कोई ए नहीं जोड़ना है कि जैसे अ और ई की संधि हुआ तो ए हो गया, ऐसा कोई संधि का नियम नहीं लगेगा। बिना संधि नियम के कोई मात्रा या व्यंजन आ, जैसे और आ जाए, पर आ जाए, में आ जाए, कुछ भी आ जाए, और एक ही तरह के शब्द होने चाहिए। जैसे हाथों हाथ, तो एक ही तरह के शब्द है, तो क्या आ गया? हाथ ही हाथ में। दिनों दिन, तो दिन ही दिन में। बागो बाग, तो बाग ही बाग में, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है यहाँ पे समास का लेक्चर। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि संधि और समास में अंतर क्या है, पूछा जा सकता है। तो देखो भाई, संधि और समास में अंतर शुरू में भी हम आपको बताए थे। संधि क्या होता है कि इसमें दो वर्णों का मेल होता है। संधि में क्या होता है? संधि में दो वर्णों का मेल होता है, ठीक है। और समास में क्या होता है कि समास में दो पदों का मेल होता है, दो पदों का मेल होता है, यही अंतर है, याद रखना। संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो पदों का मेल होता है। जैसे देखो, संधि में वर्णों का मेल होता है, इसमें विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता है। जैसे देव
प्लस आलय, तो यहाँ पे व और अ का संधि हो गया तो बन गया देवालय। यहाँ पे किसी भी चीज का लोप नहीं हुआ है। लेकिन समास में दो पदों का मेल होता है और सब जब समास होता है तो वहां पे जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। यानी जो भी विभक्ति चिन्ह हम आपको बताए थे, कर्म, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, तो ये सब जो विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे देखो विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, यहां पे विभक्ति चिन्ह क्या आया है, के लिए विभक्ति चिन्ह आया है। तो जब आप इसका समास करोगे विद्या के लिए आलय, जब हम इसका समास करेंगे तो सीधे सीधे क्या हो गया, विद्यालय हो गया। यानी जो विभक्ति चिन्ह था के लिए उसका लोप हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा समास का लेक्चर। कैसा लगा जरूर बताइएगा। एक बार थोड़ा सा 2 मिनट में रिवीजन कर ले रहे हैं पूरा। ठीक है, देखो एक बार शुरू से देखो समास क्या है। समास शब्द रचना की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थ के दृष्टि से परस्पर भिन्न तथा स्वतंत्र शब्द आपस में मिलकर एक नए स्वतंत्र शब्द का निर्माण करते हैं। और समास विग्रह का किसे कहते हैं, तो समासिक शब्दों को विभक्ति समेत पृथक करके उनके संबंधों को स्पष्ट करने की प्रक्रिया को समास विग्रह करते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो इसको अगर हम विद्यालय लिखते हैं तो हो गया समास। अब हम समास विग्रह करेंगे, जैसे विद्यालय है तो उसको तोड़ेंगे, विद्या के लिए आलय, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आ जाएगा। अब समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जो प्रथम पद होता है उसे पूर्व पद, जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति में राष्ट्र हो गया पूर्व पद और पति हो गया उत्तर पद। उसके बाद जो नया संक्षिप्त पद जुड़ता है उसको हम समासिक पद कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्र पूर्व पद, पति उत्तर पद और राष्ट्रपति समासिक पद हो गया। ठीक है, समास की विशेषता क्या है, तो समास में 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है। समास में शब्द पास आकर नया शब्द बनाते हैं। पदों के बीच विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। और समास में बने शब्द कभी पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे आजीवन तो जीवन भर, हाथों हाथ तो हाथ ही हाथ, इसमें पूर्व पद प्रधान है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास। कभी कभी उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे आपका हो गया दानवीर, यानी दान में वीर, तो इसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर है कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद ही प्रधान होता है, लेकिन इसमें एक शब्द, पहला शब्द जो होता है विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष से होता है। ठीक है, तो कभी कभी दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। जैसे द्वंद्व समास में माता और पिता दोनों पद, माता पिता दोनों पद प्रधान है। कभी कभी दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, तो गणेश जी का बात हो गया। तो समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे अब समास जो हमारा तत्पुरुष समास है वो 2 प्रकार से बन सकता है। एक तो पहला शब्द संज्ञा हो और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो। जैसे युद्ध का क्षेत्र, तो युद्ध क्षेत्र में एक संज्ञा है, दूसरा भी संज्ञा है। दान में वीर, तो एक संज्ञा है और दूसरा क्या है, विशेषण है। या फिर संज्ञा प्लस क्रिया हो, जैसे शरण में आगत, तो शरण संज्ञा है और आगत क्या है, आना क्रिया है, तो शरणागत। स्वर्ग को गमन, स्वर्ग संज्ञा है और गमन यानी जाना क्या है, क्रिया है, तो स्वर्ग गमन। ये सब तत्पुरुष समास है। अब कारक के दृष्टि से तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम आपको बताए थे कि कारक के जो 8 भेद होते हैं उसमें से पहला वाला हटा दो, कर्ता कारक हटा दो। फिर लास्ट वाला जो होता है संबोधन कारक, उसको हटा दो। उसके बाद जो 6 गो बचा, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, तो ये 6 जो हैं यही तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो ये हो गया। अब सब आपको हम बताए थे विभक्ति चिन्ह केवल कारक का याद रखो। जैसे कर्म तत्पुरुष, तो कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को, कर्ता ने कर्म को
ठीक है। तो अभी यहां पे जितना भी आप समास विग्रह करोगे सब में को आएगा, जैसे सीधी प्राप्त यानी सीधी को प्राप्त, नगर गत यानी नगर को गत। उसी तरह से करण तत्पुरुष, तो करण का क्या होता है, विभक्ति के, कर्ता ने कर्म को करण से। तो अब इसका आप विग्रह करोगे समास विग्रह तो से आएगा, जैसे हस्त लिखित तो हाथों से लिखित, तुलसी रचित तो तुलसी से रचित यानी तुलसी के द्वारा रचित। अब संप्रदान में चिन्ह आता है क्या, के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष में रसोई घर, जैसे रसोई के लिए घर, यही सब बात है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया इसको। फिर अगला है कर्मधारय। तो कर्मधारय में क्या होता है कि पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जैसे चंद्रमुख, तो चंद्रमुख, चंद्र जो है वो विशेषण है, मुख जो है वो विशेष्य है, यानी मुख की विशेषता ये है कि वो चंद्र के समान है। कमल नयन यानी नयन की, आंख की विशेषता यह है कि वो कमल के अनुसार है, तो ऐसे को हम कर्मधारय समास। द्विगु समास में बताए थे हम ट्रिक कि द्विगु में याद रखना कि द्वि मतलब दो होता है, दो एक संख्या है। द्विगु समास का पहला अक्षर हमेशा एक संख्या होगा, जैसे त्रिभुज हो गया, नवरात्र हो गया, अठन्नी हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, और द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, और जब इनका विभक्ति समास विग्रह करोगे तो या तो चिन्ह के रूप में और आएगा, अगर समान प्रकृति के शब्द है तो और आएगा, और विपरीत प्रकृति के है तो या आएगा। जैसे गाय भैंस तो एक प्रकृति के है, दोनों दूध देते हैं, गाय और भैंस। धर्माधर्म दोनों विपरीत है, धर्म और अधर्म, तो या चिन्ह का प्रयोग होगा। उसके बाद बहुब्रीहि में दोनों में से कोई प्रधान नहीं होगा और एक तीसरे की ओर संकेत करेगा। और अव्ययी भाव में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है और इसमें पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, और इसमें पहचानने का तरीका है कि पहला पद में या तो कोई उपसर्ग जुड़ा होगा, ठीक है, या फिर एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होगी, या फिर आपका जैसे एक ही तरह के शब्द रहेंगे और कोई ना कोई विग्रह करने पर कोई ना कोई वहां पे व्यंजन का प्रयोग होगा। तो ये था बच्चों हमारा समास, पूरी तरीके से खल्लास हो गया। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आगे हिंदी में आपको किस टॉपिक पे कौन सा स्कोरिंग पोर्शन है, किससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो जरूर आप बताइएगा। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी हम सोचे कि आपको वीडियो दे देते हैं, ताकि आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल तक आप इसका रिवीजन कर लोगे तो याद हो जाएगा। तो बड़े डिटेल में मैंने समास को पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीके से, और इतना पढ़ लेने के बाद हमें पूरा भरोसा है कि आपके एग्जाम में कोई भी सवाल आएगा समास से आप जरूर बना लोगे। ढेर सारा मैंने उदाहरण भी, हर एक समास का बहुत सारा उदाहरण लिया है, तो उदाहरण से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आप जरूर याद रखिएगा। पूछ लेगा कि बताओ लंबोदर कौन सा समास है, दानवीर में कौन सा समास है, और प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो इस तरह से उदाहरण पूछा जाता है, तो आप जरूर याद रखना। तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और आगे ये भी आप बताना कि आगे हिंदी के कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। जो कमेंट में जिस चीज की मांग सबसे ज्यादा होगी, अगली बार हम वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अंत में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अच्छा लगे तो।